हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर पृष्ठ रसायन के पार्ट 5 को। इस चैप्टर के इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कोलाइड को, और वहां पर आपने देखा था कोलाइडो के परिचय को। इसके साथ साथ वहां पर आपने कोलाइडो के गुणों को भी जान लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग उसी से आगे के टॉपिकों को स्टार्ट करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोलाइडो का वर्गीकरण। यदि आपको आज का टॉपिक यानी कोलाइडो का वर्गीकरण बहुत अच्छे से समझना है तो आप इसके पहले वाला पार्ट यानी पार्ट 4 जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपने वो वाला पार्ट ऑलरेडी देखा है तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है कोलाइडो का वर्गीकरण। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कोलाइडो को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, और जो वर्गीकृत किया गया है तो उसमें वर्गीकरण के आधार पर जो कोलाइड हमको मिले हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोलाइडो का वर्गीकरण जो हम लोग करने वाले हैं वो 3 अलग अलग आधारों पर करने वाले हैं। यानी हम लोग कोलाइडो का वर्गीकरण यहाँ पर 3 विभिन्न अलग अलग आधारों के आधार पर करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग किन आधारों पर कोलाइडो का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो कोलाइडो के वर्गीकरण का जो पहला आधार है वो है परिक्षेप्य तथा परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है परिक्षेप्य तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर। और तीसरा है परिक्षेप्य के कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो ये 3 आधार है, और इन्हीं 3 आधारों के आधार पर हम लोग कोलाइडो का वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग ये तीनों वर्गीकरण देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहले आधार पर कोलाइडो का वर्गीकरण। और कोलाइडो का वर्गीकरण का जो पहला आधार है वो है परिक्षेप्य तथा परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अब देखिए, आप जानते होंगे कि परिक्षेप्य या परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो आपने जाना होगा कि जो पदार्थ जिनके कण जो होते हैं वो कोलाइडी आकार के कण यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, वही आपके पदार्थ कहलाते हैं परिक्षेप्य। और वो कण जाके जिस माध्यम में वितरित होते हैं उस माध्यम को ही हम लोग कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। जैसे सिंपल हमने बताया था कि अगर हम लोग लेते हैं गोल्ड साल, तो गोल्ड साल में जो गोल्ड है यानी सोने के कण है वो कहलाएंगे परिक्षेप्य। वो जल में जाके वितरित रहते थे, जल जो होगा वो कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम। तो आप जानते हैं कि परिक्षेप्य और परिक्षेपण माध्यम जो होंगे वो विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में हो सकते हैं। भौतिक अवस्था जैसे क्या हो गया, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। तो ये सब क्या है, भौतिक अवस्थाएं। तो यहाँ पर परिक्षेप्य और परिक्षेपण माध्यम कि कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं हैं उसी आधार पर हम लोग यहाँ वर्गीकरण करने वाले हैं। तो देखिए, जब हम लोग भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो कोलाइडो को 8 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी 8 प्रकार के कोलाइड जो होते हैं वो मिलते हैं। तो चलिए सबको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर परिक्षेप्य और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था होंगे, आपको एक चार्ट दिखेगा अभी, उसमें परिक्षेप्य और परिक्षेपण माध्यम दोनों के भौतिक अवस्थाएं होंगे। फिर इनसे बनने वाला जो कोलाइड है उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनका एक सामान्य नाम होता है या एक समान प्रकार होता है। तो उसी नाम या उसी प्रकार से हम उनको जानते हैं कि हाँ इनमें ये भौतिक अवस्था होगा तो इसको हम लोग ये कहेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ। और एक एग्जाम्पल भी वहाँ 1-2 जो इसके एग्जाम्पल होंगे वो भी आपको देंगे, जो आपके चारों तरफ दिखाई देते हैं सामान्य एग्जाम्पल। तो चलिए ये चार्ट आप देख सकते हैं, और इस चार्ट में आप लोग एक तरफ सबसे पहले देख सकते हैं जो है परिक्षेप्य, फिर परिक्षेपण माध्यम, फिर आप देख सकते हैं कोलाइड का प्रकार, और इसके बाद आप देख सकते हैं उदाहरण। अब यहाँ पर परिक्षेप्य और परिक्षेपण माध्यम को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि परिक्षेप्य अवस्था जो है उसमें ठोस, पहले ठोस है, फिर द्रव है, फिर गैस है 2 बार। परिक्षेपण माध्यम में ठोस, द्रव, गैस है, यानी कि एक बार परिक्षेप्य अवस्था ठोस है, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है, फिर आपका परिक्षेप्य अवस्था ठोस है, परिक्षेपण माध्यम द्रव है, फिर परिक्षेप्य अवस्था ठोस है, फिर परिक्षेपण माध्यम गैस है। इस प्रकार से देखिए 9 प्रकार का आप मिश्रण बना सकते हैं, 9 नहीं 8 प्रकार का मिश्रण आप बना सकते हैं। 9वां प्रकार बता रहे हैं कौन सा नहीं है, गैस। जब हम लोग गैस को मिलाते हैं तो गैस मिलके कभी भी कोलाइड नहीं बनाते हैं, गैस मिलके हमेशा और हमेशा बनाते हैं विलयन।
वो वास्तविक विलयन बनाते हैं। आपको याद रखना है, गैस और गैस मिलाएंगे तो समान रूप से मिल जाएंगे, यानी उनका मिश्रण समांगी होता है और वो वास्तविक विलयन बनाते हैं। तो केवल गैस वाला छोड़ के बाकी आप अगर किन्हीं भी दो भौतिक अवस्थाओं को मिलाएंगे तो उनके द्वारा कोलाइडी विलयन जो है या कोलाइड को बनाना संभव है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से कोलाइड बनेंगे उन्हें भी आप देख लीजिए। जब ठोस ठोस मिलते हैं तो ऐसे समय बनने वाला जो कोलाइड है उसको हम लोग ठोस साल कहते हैं, ठोस सॉल कहते हैं, ठीक है। और इसके समान एग्जांपल रंगीन कांच है या कुछ प्रकार के रत्न होते हैं, तो आप उसको देखेंगे कि उसमें कई कलर होते हैं, ठीक है। उसमें देखेंगे एक कलर होगा लाल पीला, कई कलर उसमें मिले होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उसमें दो अलग अलग प्रकार के ठोस होते हैं जो आपस में जो है मिले रहते हैं कोलाइड के रूप में, ठीक है। अगला देख लीजिए, जब ठोस द्रव में मिलता है, जब ठोस कोई परिक्षेपित अवस्था है उसको जब हम परिक्षेपण माध्यम द्रव के अंदर डालते हैं तो ऐसे समय जो कोलाइड बनता है उसे सॉल करते हैं। और एक चीज जान लीजिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है सॉल। क्यों सॉल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे आप जो भी पढ़ेंगे, अभी इसके आगे जितना भी पढ़ेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में, वो इसी सॉल के बारे में ही आपको पढ़ना है। बाकी जो चीजें उनको आपको नहीं पढ़ना, बाकी कोलाइडो का यहाँ वर्णन नहीं है आपके चैप्टर में, केवल सॉल का ही वर्णन है। तो समझिए कि सॉल क्या होता है। जब ठोस है, जब ठोस कोई परिक्षेपित अवस्था ठोस कणों को परिक्षेपण माध्यम द्रव के अंदर डाला जाता है तो ऐसे समय में बनने वाले कोलाइड को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तमाम है, जैसे देखिए पेंट हो गया, ठीक है, पेंट हो गया, स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, गोंद हो गया, रबर हो गया, या तमाम बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो सब आपका सॉल ही होती है, ठीक है, वो आपके सॉल होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, स्याही भी हो गया, ये सब सॉल के एग्जाम्पल है। तो नॉर्मल आपको जितने भी अधिकतर एग्जाम्पल मिलेंगे सॉल के मिलेंगे। आगे देख लीजिए, ठोस जब गैस के अंदर जाता है तो उसे एरोसॉल कहते हैं। एग्जाम्पल धुआं और धूल हो गया, ठीक है। धुआं और धूल में आप लोग देखते होंगे कि हवा में कार्बन के कण या धूल के कण फैले रहते हैं, तो वो वहां पर तैरते रहते हैं। तो वो तैरते रहते हैं तो कोलाइड के रूप में वहां तैरते हैं। तो वो भी एक प्रकार का आपका क्या है, कोलाइड ही है, उससे हम लोग एरोसॉल कहते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, द्रव का ठोस में, इसे हम लोग जेल कहते हैं। और इसका एग्जांपल पनीर है, जेली है। आपने पनीर देखा होगा, पनीर ठोस होता है, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है और उसके बीच में छोटे छोटे द्रव के कण होते हैं, यानी परिक्षिप्त अवस्था द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, ठोस होता है। फिर द्रव को हम लोग पायस कहते हैं। ये भी आप जान लीजिए, पायस भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा वर्णन आपके बुक में है कि जब द्रव दोनों हो तो ऐसे समय में जो बनता है कोलाइड उसको पायस या इमल्सन कहते हैं। एग्जाम्पल है दूध है, बालों की क्रीम है, मक्खन है। दूध देख लीजिए, दूध में क्या होता है, दूध में परिक्षेपण माध्यम जो द्रव होता है पानी रहता है और उसमें वसाक कण भी लिक्विड होते हैं, वो आपके कोलाइडी कणों के रूप में फैले रहते हैं। और इस प्रकार आपका दूध भी एक कोलाइड है, लेकिन वो क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। आगे आप देख लीजिए, द्रव जब गैस से मिलता है उसे एरोसॉल कहते हैं। एग्जाम्पल धुंध है, कोहरा है, बादल है, स्प्रे है, कीटनाशक है, ये तमाम चीजें हैं। तो आपने देखा होगा गैस हवा के अंदर, आपने देखा होगा कि पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिनको आप लोग कोहरा कहते हैं, तो कोहरा या धुंध कहते हैं। या बादल में भी आप जानते हैं जलवाष्प से कण फैले होते हैं, तो वो एरोसॉल होता है। अब देखिए, गैस ठोस में होता है तो उसे ठोस सॉल कहते हैं। एग्जाम्पल इसका फोम रबर है, प्यूमिस पत्थर है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका प्यूमिस पत्थर, फोम रबर, इनके बारे में आपने सुना होगा। फोम देखे होंगे कि फोम रबर के बीच में आपका वो ठोस होता है, उसके बीच में हवा भरी होती है, यानी गैस जो होते हैं कोलाइड के रूप में रहते हैं, गैस से कण, और ठोस के अंदर रहते हैं। प्यूमिस पत्थर एक प्रकार का पत्थर है, इसके बारे में आपने सुना होगा कि ये पत्थर बड़ा ही हल्का होता है। इसमें ठोस के अंदर बीच बीच में हवा के छोटे छोटे कण होते हैं जो कोलाइड के आकार के होते हैं। और हमने तो ये भी सुना है कि इस पत्थर को अगर जल में फेंका जाए तो वहां डूबता नहीं बल्कि तैरता है। आगे देखिए, गैस का द्रव में इसको हम लोग फोम कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया फेन, फेटी गई क्रीम और साबुन की झाग। देखिए, तो आपने देखा होगा द्रव के अंदर गैस के कण होते हैं, तो फोम के अंदर आपने देखा होगा कि फोम में क्या होता है, द्रव ही होता है, लेकिन उसके अंदर गैस के कण होते हैं। तो इस प्रकार इसको हम लोग फोम कहते हैं। तो इस प्रकार आपने ये आठों के आठों जो है एग्जाम्पल को देख लिया और आठों प्रकार भी जान लिया। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें खास तौर से आप साल, जो सॉल है, और खास तौर से जो पायस है, उसको तो बिल्कुल अच्छे समझिएगा, क्योंकि वो आपके बुक में उन्हीं का वर्णन आपको करना है। बाकी आप याद करिए, वहां से एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आपके आते हैं। तो इस प्रकार आपने ये देख लिया। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग अब देख लेते हैं दूसरे आधार पर वर्गीकरण। दूसरे आधार पर कोलाइडो का वर्गीकरण। और कोलाइडो को वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य अनोन क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। यानी कहने का यही मतलब है कि यहाँ पर वर्गीकरण का जो आधार होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच कौन सी अनोन क्रियाएं कार्य कर रही हैं।
यहाँ पर देखिए अननोन क्रिया का मतलब आप समझिएगा उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को, क्योंकि यहाँ पर जो अननोन क्रिया को लिया गया है वो है परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। उसी आकर्षण के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए इस आधार पर जो कोलाइड है उनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है द्रव रागी कोलाइड या जिसे हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। और दूसरा जो होता है वो होता है द्रव विरागी कोलाइड या जिसे हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लायोफोबिक कोलाइड। तो इन दो भागों में बांटा गया है, आप यहाँ पर दोनों भाग देख सकते हैं। अब देखिए इनको हम लोग समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या है। बस आपके ध्यान मन में ये होना चाहिए ये चीज आपको कि यहाँ पर जो कोलाइडों का वर्गीकरण है वो इस आधार पर किया गया है कि जो यहाँ परिक्षेप प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है उनके बीच में किस प्रकार का लगाव है या किस प्रकार का आकर्षण बल लग रहा है या कौन सी अननोन क्रिया है। तो उसके आधार पर जब हम लोग इसको बांटते हैं तो ये दो प्रकार से बांटते हैं। इसमें पहला जो है द्रव रागी कोलाइड उसको हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए द्रव रागी कोलाइड क्या होते हैं कि ऐसे सभी कोलाइड जिसमें जो परिक्षेप प्रावस्था होता है उसको जब हम परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाते हैं तो केवल संपर्क में लाते ही बड़े आसानी से तुरंत कोलाइड प्राप्त हो जाता है या तुरंत वहां कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो ऐसे कोलाइड को ही हम लोग कहते हैं द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड। और इस यहाँ पर आप इसका शाब्दिक अर्थ भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जो कोलाइड होता है उस कोलाइड में जो आपका परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेप प्रावस्था होता है इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी उनके बीच द्रव स्नेही का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो कोलाइड है, जो कोलाइड परिक्षेप प्रावस्था के जो कण है वो द्रव के साथ उनका बहुत ज्यादा लगाव या स्नेह है। इसी कारण जैसे उनको हम लोग द्रव के संपर्क में लाते हैं तुरंत कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो मतलब सिंपल कहने का मतलब एक बार और सुन लीजिए कि जब हम परिक्षेप प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाए और संपर्क में लाते ही आसानी से कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है क्योंकि उनके बीच में लगाव बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे कोलाइड को ही हम लोग कहते हैं द्रव रागी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड। इन कोलाइड की खासियत एक और है कि इन कोलाइडों का स्कंदन कराना बड़ा ही मुश्किल है। मतलब एक बार कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया और आप चाह रहे हैं कि इसमें हम कुछ मिला के कोलाइड कणों को नीचे बैठा दे तो बड़ा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है परिक्षेप प्रावस्था के कण और जो द्रव के कण होते हैं यानी माध्यम के कण उनके बीच में बहुत ज्यादा क्या होता है आकर्षण बल ज्यादा होता है या लगाव होता है। दूसरी चीज ये है कि इस प्रकार के कोलाइड को हम लोग उत्क्रमणी कोलाइड कहते हैं। उत्क्रमणी मतलब आप जानते होंगे, ठीक है। उत्क्रमणी जहां पर दोनों दिशाओं में प्रक्रियाएं होती है उसे हम लोग उत्क्रमणी कहते हैं। तो इन्हें उत्क्रमणी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अगर इस प्रकार के कोलाइड को आप किसी तरह अलग कर दिए, जैसे कि हमने जल में कुछ चीज घोल दिया और घोल के उसका कोलाइड बना दिया, कोलाइडी विलयन बना दिया। अभी हमने गर्म करके जल को वाष्पित कर दिया। अब जल को वाष्पित कर दिया तो क्या हो गया, कोलाइड के जो परिक्षेप प्रावस्था करते वही रह गए, जल चला गया। अब ऐसे समय में आप उसमें फिर से बाहर से जल मिलाएंगे तो जल को मिलाते ही तुरंत जो वहां पर परिक्षेप प्रावस्था पड़ा होगा वो जल में मिलकर तुरंत फिर से कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लेगा। फिर आप जल को हटाएंगे, वाष्पित करेंगे और फिर जल को उसमें मिलाएंगे, फिर तुरंत कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कहने का ये मतलब है कि आप बार बार यहाँ पर कोलाइडी विलयन से उसको अलग अलग कर सकते हैं दोनों को और बार बार मिला के तुरंत कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में हमने आपको बता दिया, इसके तमाम एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ पर गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया या स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया। तो ये सब जो होते हैं ये होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। आगे हम लोग देख लेते हैं द्रव विरागी कोलाइड या द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है। तो सिंपल देखिए यहाँ पर सिंपल है कि जब हम लोग परिक्षेप प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाते हैं तो कोलाइडी विलयन आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे ही हम लोग कोलाइड को कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड्स। तो ये आपने सिंपल इनको समझ लिया। अगर इनके कोलाइडी विलयनों को आपको बनाना है या इनके कोलाइड को प्राप्त करना है तो उसके लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है, जो विधियां हम आपको आगे पढ़ाएंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो वो उसके लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। और इसकी खास बात है कि इसको हम लोग अनुत्क्रमणी कोलाइड कहते हैं। अनुत्क्रमणी कोलाइड क्यों कहते हैं? इसलिए कि अगर यहाँ कोलाइड है, अगर कहीं पर द्रव विरोधी कोलाइड है और आपने किसी तरह वहां पर परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को अलग कर दिया, तो ऐसे समय में अगर आप अलग कर दिए, जैसे कि आपने गोल्ड साल ले लिया, इसके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे इसके एग्जांपल हो गए गोल्ड साल हो गया, सल्फर साल हो गया या फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल हो गया। तो ये सब जो होते हैं ये होते हैं आपके द्रव विरोधी कोलाइड।
अब ये क्या होते हैं, गोल्ड साल, सल्फर साल या फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल। तो ये सब अभी आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या क्या होते हैं। तो जैसे हमने गोल्ड साल को ले लिया, तो गोल्ड साल क्या है, द्रव विरोधी है। अब हमने क्या किया कि अगर गोल्ड साल में हमने गोल्ड साल, जैसे गोल्ड साल क्या होता है कि उसमें गोल्ड के कण होते हैं, यानी सोने के कण होते हैं, जल के अंदर उनका कोलाइडी विलयन बनाया गया रहता है। तो अब हमने क्या किया, जल को वाष्पित कर दिया, तो गोल्ड वहां अलग हो जाएगा, गोल्ड बचेगा, जल वाष्पित हो जाएगा। अब हम उसमें दोबारा जल मिलाएंगे और सोचेंगे कि जल मिलाते ही कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा, तो वहां कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होगा। द्रव विरोधी की खासियत होती है कि ये अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार आप अलग कर दिए और सोचेंगे कि दोबारा मिलाएंगे कोलाइडी विलयन बनेगा, तो दोबारा उनको मिलाने से कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा, फिर से आपको किसी विशेष विधि की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम लोग इसको अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। तो इस प्रकार आपने ये दूसरे आधार पर भी देख लिया कोलाइडों का वर्गीकरण। देखिए बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आप बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम आपको इसको बहुत विस्तार में नहीं बता रहे हैं, सिंपली बिल्कुल आसानी से आप पढ़ के समझ सकते हैं। चलते हैं हम लोग और वर्गीकरण का तीसरा आधार देखते हैं, और तीसरा जो है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। जो कोलाइडों को वर्गीकरण का तीसरा आधार है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। तो इस आधार पर कोलाइडों को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला देखिए क्या होता है, पहला होता है बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। दूसरा जो होता है वो बृहद आणविक कोलाइड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, और दूसरा होता है ये। और तीसरा जो होता है वो होता है सहचारी कोलाइड, या जिसे हम लोग मिसेल भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। तो ये 3 प्रकार के जो है यहाँ पर कोलाइड है जो तीसरे आधार पर वर्गीकृत किए गए। अब यहाँ समझ लीजिए कि तीनों क्या होते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, बहुआण्विक कोलाइड। तो बहुआण्विक कोलाइड का मतलब क्या हो गया कि देखिए आप जानते हैं कि कोलाइडों का आकार जो होता है, कोलाइड तभी बनेंगे जब वहां परिक्षिप्त प्रावस्था का आकार क्या हो, 1 नैनोमीटर से लेके किसके बीच में हो, 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। तभी वो अगर कोई माध्यम है और उस माध्यम के अंदर अगर इतने से इतने बीच के कण अगर यहाँ वितरित होंगे तभी ये जो प्रावस्था होगी वो कोलाइडी प्रावस्था में आएगी, नहीं तो कोलाइड यहाँ बनने वाला नहीं है, या ये आपका कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा, या ये जो प्रावस्था है कोलाइडी प्रावस्था में नहीं आएगा। तो होता क्या है कि बहुत सारे कण होते हैं जो 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब 1 नैनोमीटर से छोटे वाले कणों को इसमें डालेंगे तब तो कोलाइड बनेगा ही नहीं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि कुछ ऐसी विशेष विधियां अपनाई जाती है जिससे कि 1 नैनोमीटर से छोटे वाले कण जो होते हैं वो कई सारे आपस में जुड़ जाते हैं, और कई कण आपस में छोटे छोटे अणु जो होते हैं या जो भी होते हैं वो जुड़ जाते हैं और जुड़ के बड़े आकार बनाते हैं, और उनका आकार इतना हो जाता है कि इस आकार के वो बीच में आ जाते हैं, यानी उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। और ऐसे समय में जब इस आकार में आते हैं तो वो आपका कोलाइड बना लेते हैं, या वो कोलाइडी विलयन की अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे ही कोलाइड को हम लोग कहते हैं बहुआण्विक कोलाइड। देखिए नाम से क्या है कि बहुत सारे अणु यहाँ पर मिलकर कोलाइड बना रहे हैं। तो सिंपल एक बार इसकी शुद्ध परिभाषा सुन लीजिए कि जब 1 नैनोमीटर से छोटे अनेक कण आपस में मिलकर कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं और निर्माण करके कोलाइड बनाते हैं, तो ऐसे समय में जो कोलाइड होता है वही कहलाता है बहुआण्विक कोलाइड। सिंपल हो गया, आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल जैसे हो गया गोल्ड साल, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल हो गया गोल्ड साल। अच्छा आप लोग बार बार सोच रहे हैं साल क्या है, ठीक है। अच्छा साल तो आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले हमने बताया था आपको कि साल क्या होता है। तो यहाँ हो गया गोल्ड साल, ठीक है, यहाँ हो गया सल्फर साल, ठीक है, गोल्ड साल, सल्फर साल, और ऐसे बहुत सारे हैं जो आपके इसमें गोल्ड या सल्फर जो होते हैं आप जानते हैं कि वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, तो उनका आकार बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन कई सारे जो होते हैं गोल्ड के कण आपस में मिलके इस आकार में आ जाते हैं और गोल्ड साल बन जाते हैं। सल्फर साल इसी तरह बनता है, ठीक है। तो ये है आपका बहुआण्विक कोलाइड। दूसरा देखिए बृहद आणविक कोलाइड क्या होता है। तो बृहद आणविक कोलाइड का मतलब होता है कि सिंपल सी बात है, नाम से ही लग रहा है कि बृहद अणु, बृहद मतलब क्या होता है, बड़ा, और बड़ा अणु वाला कोलाइड। तो यहाँ सिंपल ये होता है कि जब कोलाइडों का कण, जब उसमें परिक्षिप्त कोलाइड में जब परिक्षिप्त प्रावस्था का जो कण है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था डाले हैं, उसका कण जब 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में हो,
तो ऐसे समय में जो कोलाइड होता है उसी को हम लोग कहते हैं बृहद आणविक कोलाइड। यानी सिंपल सी बात है कि जब प्रक्षिप्त अवस्था या परिक्षेपण माध्यम में डाला गया जो पदार्थ है उसका कण सीधे इस रेंज में आता हो तो ऐसे समय में जो कोलाइड होगा वो कहलाएगा बृहद आणविक कोलाइड। जैसे एग्जांपल हो गया स्टार्च हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया या जिलेटिन हो गया या प्रोटीन हो गया, ठीक है, या प्रोटीन के साथ साथ हम लोग एंजाइम ले लेते हैं, ठीक है, या ऐसे तमाम हो गए। तो ये सब जब इनके आप कर लेंगे तो ये सब है क्या, ध्यान से देखिए, ये सब पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब क्या होता है, बहुलक होता है। बहुलक मतलब कि अभी बहुलक आपका चैप्टर आप पढ़ेंगे, मतलब एक तरह से आप देखिए कि यहाँ ढेर सारे जो होते हैं ना अणु आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा अणु बनाए रहते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं, ये वाला कंडीशन नहीं कि कुछ अणु आपस में चिपकते हैं, बल्कि यहाँ बंधों द्वारा एक, या सिंपल हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ क्या, यहाँ इनमें जो अणु पाए जाते हैं वो अणु ही बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े अणु होते हैं, ठीक है। यहाँ अणु इतने बड़े बड़े होते हैं कि यहाँ एक एक अणुओं का अणु भार 50,000 1-1 लाख तक होता है। तो सोच सकते हैं अणु कितना बड़ा होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा H2SO4, सोचिए ये इतना ऐसा अणु है और इसका अणु भार जानते हैं 98 होता है, ठीक है, 98 अणु भार होता है। लेकिन ये जो होते हैं ये इतने बड़े बड़े अणु होते हैं कि ये बहुलक होते हैं और इतने बड़े कि इनका अणु भार लाखों में होता है, 50,000 10,000 20,000। इस कारण ये अणु इतने बड़े होते हैं कि इनका जो साइज होता है, साइज, ठीक है, इनका जो व्यास होता है, जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के सीधे बीच में आ जाता है। इस कारण जब हम इनको डालते हैं तो ये सीधे कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं। तो इन्हीं सबको हम लोग कहते हैं क्या, बृहद आणविक कोलाइड। तीसरा देख लीजिए, और तीसरा है सहचारी कोलाइड या जिसे हम लोग मिसेल कहते हैं। अब सहचारी कोलाइड या मिसेल क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो इसकी सिंपल परिभाषा है कि जब कोई कोलाइड निम्न सांद्रता पर समान विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करे, लेकिन उच्च सांद्रता पर इसमें कणों के संगुणन के फलस्वरूप ये कोलाइड की तरह व्यवहार करने लगे, तो इस प्रकार के कोलाइड को ही हम लोग कहते हैं सहचारी कोलाइड या मिसेल। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग जल ले लिए और जल में हम लोग कोई बाहर से पदार्थ डाल रहे हैं और थोड़ा सा डाल रहे हैं, थोड़ा सा डालेंगे तो सांद्रता क्या होगी, कम होगी, निम्न सांद्रता होगी। तो थोड़ा सा डाल रहे हैं तो वो विद्युत अपघट्ट की तरह काम करे। विद्युत अपघट्ट क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो जल में जाके आयनों में टूट जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्ट। तो थोड़ा सा डालें तो वो विद्युत अपघट्ट की तरह काम करे, लेकिन उसमें अगर ढेर सारा डाल दें यानी सांद्र बना दें, ढेर सारा उसमें कण डाल दें, तो ऐसे समय जब ढेर सारा पदार्थ डाल देते हैं तो वो कण क्या होते हैं, वो आपस में क्या हो जाए, संगुणित हो जाए। वो कण आपस में संगुणित हो जाए यानी जुड़ जाए, और जुड़ने के फलस्वरूप कई कण जो है आपस में संगुणित होकर जुड़ जाए, और जुड़ने के फलस्वरूप उनका आकार इस कोलाइडी आकार में आ जाए और वो कोलाइड की तरह व्यवहार करने लगे। तो इस प्रकार के कोलाइड को ही हम लोग कहते हैं सहचारी कोलाइड या मिसेल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है वो होता है साबुन, ठीक है। साबुन को आपने देखा होगा, साबुन में सहचारी कोलाइड या मिसेल बनता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि साबुन में सहचारी कोलाइड या मिसेल कैसे बनता है, और साबुन की सफाई प्रक्रिया भी हम लोग साथ साथ देख लेंगे। वैसे तो आपको साबुन की सफाई प्रक्रिया आपको इस कक्षा 12 के जो लास्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन उसमें ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपको यहाँ सहचारी कोलाइड पढ़ना है और सहचारी कोलाइड के आधार पर ही साबुन की सफाई प्रक्रिया होती है। देखिए साबुन का सूत्र देख लेते हैं। साबुन का सूत्र जैसे देख लेते हैं, जैसे सामान्य साबुन देख लेते हैं तो साबुन की क्या परिभाषा होती है, आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि सोडियम उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण जो होते हैं वही कहलाते हैं साबुन। एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण ही कहलाते हैं साबुन। तो एक सामान्य साबुन ले लेते हैं, जैसे हम लोग एक सामान्य साबुन ले लेते हैं C17H35COON में, ठीक है। इस साबुन का क्या नाम है, इस साबुन का नाम है सोडियम स्टीएरेट, ठीक है, ये सोडियम स्टीएरेट है, आप जानते होंगे, ठीक है। इसी तरह और भी साबुन होते हैं लेकिन हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं, हम लोग एक सामान्य साबुन ले लिए हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको जल में थोड़ा सा डालेंगे तो ये विद्युत अपघट्ट की तरह काम करता है, लेकिन जब जल में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, सांद्रता बढ़ने लगती है, तो ये आपका संगुणित होकर कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान से अगर इस साबुन में देखेंगे तो ये साबुन में 2 भाग है, ठीक है। कौन कौन से भाग है, एक जल में डालने के बाद इसमें 2 भाग मिलेंगे C17H35COO- और यहाँ मिलेगा Na+, ठीक है। जल में डालते ये इस रूप में टूट जाएंगे।
अब इस रूप में टूटने के बाद हमसे इससे कोई मतलब नहीं, हमको ध्यान से इसको देखना है। जब हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो हमको इसमें भी दो भाग मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से भाग मिलेंगे? एक मिलेगा C17H35 और दूसरा मिलेगा COO-, ठीक है। देखिए C17H35 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH2, ठीक है। ऐसे 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 हम इसको लिख सकते हैं 17 बार, ठीक है। इसको यहाँ 17 बार तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मान लीजिए कि हमने 17 बार लिख दिया है और लास्ट में यहाँ पर CH। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये आपको बेटर समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, ठीक है, और ये 3 3 6 बार हो गया, मतलब यहाँ CH2 लिख दे रहे हैं, ये 11 बार, ठीक है। तो बेटर हो गया, ठीक है। 11 ये 6 कितने हो गए? 17 बार, मतलब ये इस तरह 17 बार रहेगा, ठीक है। लंबी सी 17 बार की श्रृंखला होगी और किनारे क्या होगा? COO- होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें आप दो भाग हो गए, एक ये लंबा, ये आपका हो गया, ठीक है। इसको ऐसे चित्र द्वारा बना सकते हैं, यहाँ पर ये चित्र द्वारा हम लोग बना सकते हैं कि ये एक लंबा सिरा हो गया यहाँ पर कार्बन का, हाइड्रोकार्बन का लंबा सिरा, और इधर किनारे जो है एक ध्रुवी सिरा हो गया, ठीक है। ये एक ध्रुवी सिरा है जिस पर ऋण आवेश है। तो ये आपका जो सिरा है, ये वाला इधर, ये कहलाता है हाइड्रोकार्बन सिरा, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहलाएगा, श्रृंखला, ठीक है। ये है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। और ये जो है, ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, इसकी खासियत होता है कि ये अध्रुवी होता है, ठीक है, अध्रुवी, या ये आपका होता है जल विरोधी, ठीक है। ये होता है जल विरोधी, और ये होता है आपका ध्रुवी सिरा, ध्रुवी सिरा। और जो ध्रुवी सिरा होता है, ये होता है, क्या होता है? जल स्नेही, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि ये सोडियम स्टीरेट है, ये टूटता है दो भागों में, दो भागों में टूटने के बाद ये जो पहला वाला भाग है, इसमें भी दो भाग होते हैं। एक इसमें होता है ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जो होता है क्या? जल विरोधी। और दूसरा इसमें होता है यहाँ पर COO- सिरा, जो होता है ध्रुवी सिरा, और ये होता है जल स्नेही। यानी कहने का मतलब है कि ये एक ही आयन है। इस आयन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीयरेट आयन कहते हैं, इसको कहते हैं स्टीयरेट आयन। अब स्टीयरेट आयन में एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जो जल विरोधी है, और एक आपका ध्रुवी सिरा है जो क्या है? जल स्नेही है। अब यहाँ पर जल विरोधी और जल स्नेही का मतलब क्या है? ये जल विरोधी का मतलब, ये लंबी श्रृंखला जल विरोधी मतलब ये जल से दूर जाना चाहेगा, और ये आपका ध्रुवी सिरा जल स्नेही मतलब ये जल के अंदर जाना चाहेगा, जल के साथ इसका स्नेह है, जल के साथ मिलना रहेगा। इस कार्य जब हम जल के अंदर डालते हैं, ये जब इनको, ये जब जल के अंदर हम साबुन की थोड़ी मात्रा में डालते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पर ये ध्रुवी सिरा इसके होता है अंदर, लेकिन ये जो अध्रुवी सिरा होता है यहाँ पर, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला सिरा, ये इसके बाहर होता है। ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसके सतह पर चला जाता है, जितने भी वहां जाते हैं, ठीक है, साबुन के कण उसके सतह पर चले जाते हैं, ठीक है। ये सतह पर चले जाते हैं, और सतह पर इस प्रकार होते हैं कि ध्रुवी सिरा जो ये ऋणावेश वाला छोटा सिरा है, ये नीचे धंसा होता है, और ये जल स्नेही होता है, और ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है, ये जल विरोधी होता है, जल से दूर हमेशा भागता है। तो ये जल से दूर भागता है, तो ये इसके ऊपर क्या होता है? ऐसे निकला रहता है। ये होता है जब इसके जल में डालते हैं, और ये होता है निम्न सांद्रता पर, ये होता है निम्न सांद्रता पर। निम्न सांद्रता मतलब बहुत थोड़ा सा साबुन जब डालते हैं तब। लेकिन जैसे जैसे यहाँ साबुन की मात्रा बढ़ती जाती है और इन आयनों की मात्रा बढ़ती रहती है, तो आप जानते हैं सतह पर जगह क्या है? लिमिटेड है, और जब उसमें बहुत ज्यादा जाएंगे तो सबके सब सतह पर तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ऋणावेश 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 को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। मतलब ढेर सारे यहाँ पर ऋणावेश हो जाएंगे, तो अब जो इधर से ऋणावेश जाना चाहेंगे उनको वापस कहाँ करेंगे? विलयन में ढकेल देंगे, ठीक है। यानी कि एक निश्चित यहाँ पर मात्रा में यहाँ जब ये हो जाएंगे, तो अब जो कण आएंगे उनको ये ढकेल देंगे फिर से, क्योंकि ये ऋणावेशित है, ऋणावेश को ऊपर जाने नहीं देंगे, यहाँ विलयन में ढकेल देंगे। अब विलयन के अंदर ही ये रह जाएंगे, यानी जल के अंदर रह जाएंगे। तो आप सोचिए, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जल विरोधी,
ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जल विरोधी, लेकिन इसको कहां रहना पड़ रहा है, जल में जबरदस्ती। तो इस कारण अब ये क्या होगा, ये अपने आप को इस प्रकार कंडीशन में बनाएंगे कि जल के अंदर भी रहे लेकिन जल के संपर्क में भी न आए, या जल के संपर्क में कम से कम है, क्योंकि जल विरोधी है, जल से दूर भागेगा और बाहर तो निकल नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं। तो ये अंदर ही अपने आप को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करने लगते हैं कि जल से ये क्या हो जाए, दूर हो जाए। अब आप ये सोचेंगे कि जल के अंदर भी है और जल से दूर कैसे रहेंगे ये। तो देखिए होता क्या है कि जल के अंदर ये होते क्या है कि लंबी लंबी श्रृंखलाएं जो होती हैं वो जल के अंदर आती हैं और आपस में मिलने लगती हैं। ठीक है, ये जैसे ये श्रृंखला है, जैसे आप देखिए अभी ये है। ठीक है, अभी अगर इसको हमको जल से दूर हटाना है, ठीक है, अभी जैसे ये अगर हम चाह रहे हैं कि ये आपका जल से दूर है, जल विरोधी मान लीजिए मार्कर है। ठीक है, अब हम इसको जल से दूर, तो एक कंडीशन है कि जल से बाहर रहे, तो जाहिर सी बात है जल से दूर रहेगा। एक दूसरा कंडीशन है कि नहीं, जल में ही रख के इसको जल से दूर रखना है, तो क्या कंडीशन होगी, एक दूसरी कंडीशन ये होगी कि यहाँ पर क्या करते हैं कि ये दोनों जल विरोधी है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये जल के अंदर रहे और ये दूसरा वाला मार्कर इसके आके चिपक जाए, ठीक है, तीसरा मार्कर आके इधर चिपक जाए, चौथा इधर चिपक जाए, सब आपस में एक दूसरे से चिपक जाए। सोचिए जब सब एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो जल से जो इनके बीच में आएंगे वो तो जल से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, और बाकी जो किनारे किनारे भी होंगे उनकी भी जो एक सतह होगी वो जल से क्या होगी, दूर होगी। यानी ये जितना ज्यादा आपस में चिपकेंगे जल से उनका संपर्क उतना ही क्या होगा, कम होता जाएगा। इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पर जल के अंदर ये जो कण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं, ताकि जल के संपर्क में क्या हो जाए, कम से कम रहे। और इस प्रकार ये वाला जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, कई जितने भी वहां पर रहते हैं जो है आयन, सबका हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आपस में जाके गुच्छा बनाने लगता है, आपस में मिलने लगता है। ठीक है, और मिल के ये गुच्छा बना लेता है। ठीक है, सब सोचते हैं कि हम एक दूसरे में चिपक के गुच्छा बना ले ताकि जल हमारे संपर्क में न आए, केवल हाइड्रोकार्बन ही हमारे संपर्क में रहे। तो ये मिलकर गुच्छा बनाते हैं। अब ये मिल के बनाना चाहते हैं गुच्छा, लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट होती है कि जब ये गुच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें ये ऋणावेशित सिरा है। ठीक है, ये चाहते हैं कि हम सब आपस में मिलकर एक दूसरे में ऐसा गुच्छा बना ले कि जल जो है, हम जो जल है ये बाहर ही जल रहे, अंदर जो है कि यहाँ पर जल न आ पाए। लेकिन होता क्या है कि आप जानते हैं कि इसमें एक सिरा ऋणावेशित होता है, और ऋणावेश जो होता है वो ऋणावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। अब इस कारण क्या होता है कि ये ऋणावेश को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ऋणावेश यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ऋणावेश के पास नहीं रहता है। इस प्रकार देखिए यहाँ होता क्या है कि कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाती है, यहाँ कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाती है। देख लीजिए यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन वाला नीचे वाला भाग है, लंबी श्रृंखला, ये आता है आपस में कि हम आपस में चिपक जाएं ताकि जल से अधिक दूरी बनाया जा सके। आपस में चिपकेंगे जल के अंदर तो जल के संपर्क में क्या होंगे, कम आएंगे, तो इस कार्य चिपकते हैं। लेकिन ये ऋण आवेशित सिरा जो है ये क्या होता है, ऋण को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी दूर भगाता है। इस कार्य ये अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अंदर जाएगा तो इसको अगले वाले ऋणावेश से क्या होना पड़ेगा, चिपकना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस कार्य ये प्रतिकर्षित होने के कारण ये इधर दूर जाना चाहते हैं। और एक और कंडीशन है कि ये जो ऋणावेशित सिरा है क्या है, जल स्नेही, ये जल में जाना चाहेगा और ये जल से दूर जाना चाहेंगे। इसी कारण ये आपस में मिल जाते हैं अंदर की तरफ, और ये बाहर निकला होता है किसके, जल की तरफ। और इस कारण यहाँ पर एक गुच्छे नुमा संरचना बन लेता है। इसी गुच्छे नुमा संरचना का जो आकार होता है वो कोलाइडी आकार में आ जाता है, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। और बीच में आने के कारण ये इसी गुच्छे नुमा संरचना में ही वहां विलयन में तैरने लगते हैं, और तैरने लगते हैं तो इस प्रकार वहां पर जो कोलाइड बनता है उसी को हम लोग कहते हैं सहचारी कोलाइड। सहचारी कोलाइड या इसी को हम लोग कहते हैं मिसेल। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या होता है, मिसेल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये मिसेल आपका बन जाता है। हमने आपको समझाया, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं साबुन की शोधन क्रिया। साबुन की शोधन क्रिया, आखिर साबुन जो होता है वो साफ सफाई कैसे करता है। तो देखिए साबुन की शोधन क्रिया जो होती है वो मिसेल पर ही आधारित होती है। देखिए होता क्या है
कि जब हम लोग क्या करते हैं कि साबुन के द्वारा हम लोग क्या नॉर्मल जो धूल मिट्टी होता है इसको तो अगर हम लोग पानी में डुबो देंगे तो भी ये धुल जाते हैं। मेन हम लोग साबुन का यूज करते हैं तैली गंदगियों को हटाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कॉलर पर मैल होता है या जगह जगह मैल होता है या कोई तेल की चिकनाई होती है जो गिर जाती है या कहीं पर जो है तैली गंदगियां या होती हैं वो सब कार्बनिक गंदगियां होती है। जैसे आपके शरीर से पसीने की गंदगी होती है जो कपड़ों पर जम जाती है तो वो तैली गंदगी होती है और वो जो होता है कार्बनिक गंदगी होती है। ठीक है, वो कार्बनिक गंदगी उनको जल हटा, अगर आप उनको जल से धुलेंगे तो आप देखेंगे जल से वो धुल नहीं पाता है या जल उसको हटाने में असक्षम होता है क्योंकि वो क्या है तैली गंदगी है यानी कार्बनिक गंदगी है और कार्बन और जल का जो है वो 36 का आंकड़ा है। ठीक है, जल वो कार्बन के साथ मिल ही नहीं सकता है तो इसी कारण वो दूर होते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि साबुन का यूज वहां करते हैं, जब उस गंदगी पर हम लोग साबुन का यूज करते हैं तो जब साबुन पानी के अंदर हम लोग लगाते हैं तो साबुन जाते हैं और वहां मिसल बन जाते हैं। ध्यान से देखिए मिसल बन गया। अब देखिए ये है कार्बनिक गंदगी, हमने मान लिया कि ये गंदगी है और ये कार्बनिक है, तैली गंदगी है, तेल नुमा गंदगी है जो कार्बन से बनी है। तो जैसे ही जल में ये जाएगा तो जल में अब ये मिसल ढेर सारा बन गया है। अब तैली गंदगी को जल नहीं धो सकता क्योंकि तैली गंदगी पर जल प्रभावी नहीं होता है, तैली गंदगी जल विरोधी होता है यानी जल इसके संपर्क में आना ही नहीं चाहता है तो वो तो नहीं आएगा। और एक चीज और देखिए मिसल में ये मिसल जो देखेंगे मिसल में ये बीच वाला जो भाग है ये वाला ये क्या है जल विरोधी, ये जल विरोधी यानी ये भी जल से दूर जाना चाहता है और यही जब इधर उधर टहलता रहेगा उस जल के अंदर तो उससे जब ऐसे तैली गंदगी मिलेंगे तो उसके पास एक भरपूर चांस बन जाता है कि अरे जल से बाहर या दूर जाने का एक सुनहरा मौका है। क्या मौका है कि ये जो कार्बनिक पदार्थ है तैली गंदगी हम इसके अंदर घुस जाए क्योंकि ये कार्बनिक है और कार्बनिक में बड़ा ही लगाव होता है तो ये जैसे ही इसके संपर्क में आते हैं ये इसके अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, ये मिसल इसके अंदर क्या करते हैं घुस जाते हैं। देखिए ये था गंदगी, कार्बनिक गंदगी है और इसके बीच में हाइड्रोकार्बन वाला कार्बनिक भाग है। ये आएगा जैसे ही गंदगी को देखेगा तले उसके अंदर घुस जाता है क्योंकि कार्बनिक में बड़ा ही लगाव होता है और घुस जाने के बाद ये इसी में रहेगा। अब इसमें ये इसके हाइड्रोकार्बन वाले लंबी श्रृंखला वाले कण घुसना चाहेंगे लेकिन ये जो किनारे वाला ये आपका है ये जल इसमें ये बाहर निकलना चाहेगा, ये इसमें घुसना चाहेंगे ये बाहर निकलना चाहेगा। इस प्रकार इस जो गंदगी है इस पर एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है और खिंचाव इतना प्रबल होता है कि वो उसको पूरी की पूरी गंदगी को कपड़े से निकाल के कहाँ ले आता है जल में ले आता है और इस प्रकार जल में चला जाता है और पानी के साथ जब आप धुलते हैं कपड़े को तो ये आपका गंदगी सहित जो मिसल है ये बह जाता है और कपड़ा आपका साफ हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया साबुन की शोधन क्रिया। हमें लगता है वो एक बार यहाँ देखने के बाद आपको एक बार खुद से भी पढ़ना होगा और सब कुछ जानना होगा। हमने एक तरह से समझिए आपको हिंट दिया है और आप सब कुछ यहाँ अपने किताब से पढ़ के सब कुछ जान सकते हैं और बहुत इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो आज का वीडियो हमें लगता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो ये वीडियो हम लोग यही पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर नए टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।